जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रमन में। आज हम उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम देहरादून ज़िले के पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं। देहरादून ज़िला जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। आज हम देहरादून में क्या पढ़ेंगे? देहरादून में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रसिद्ध उपनगरों के बारे में। देहरादून में जो प्रसिद्ध उपनगर हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट हम जिस उपनगर के बारे में बात करने वाले हैं उसके नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे। उसका नाम है मसूरी। तो मसूरी के बारे में हम जानने वाले हैं। यहाँ पर मसूरी के बारे में मैं वही तथ्य लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं मसूरी के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे फर्स्ट है, मसूरी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। मसूरी जो है वो समुद्र तल से 2005 मीटर की ऊंचाई पर उपस्थित है। तो इसकी ऊंचाई भी एग्जाम में पूछी गई है, तो इसलिए आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है उपनाम। मसूरी के उपनाम क्या क्या है? देखिए, मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से मसूरी के बाद से ही जो रास्ते हैं वो गंगोत्री और यमुनोत्री की तरफ जाते हैं, तो इसीलिए इसे गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। साथ ही मसूरी को पर्वतों की रानी भी कहा जाता है, इससे तो आप परिचित होंगे ही। मसूरी को पर्वतों की रानी भी कहा जाता है, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखेंगे, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार तो हम मसूरी को कहते हैं, लेकिन चार धामों का प्रवेश द्वार हम हरिद्वार को कहा जाता है। ये आप इसमें डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मसूरी में बनी पहली इमारत कौन सी थी? तो मसूरी में जो सबसे पहली इमारत थी वो कौन सी बनी थी? उसका नाम था मलिंगार होटल। ध्यान रखिएगा, मलिंगार होटल। ये कब बना था इसके बारे में कोई निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है। सभी इतिहासकारों में जो इसको लेकर जो है विवाद है, तो इसलिए आप बस इतना याद रखिएगा, इसमें मसूरी में जो पहली इमारत जो बनी थी उसका नाम क्या था? मलिंगार होटल था। नेक्स्ट है, मसूरी में बना पहला स्कूल, उसका नाम क्या था और वो कब बना था? मसूरी में पहला स्कूल जो था वो था कन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। क्या नाम था? कन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। ये मसूरी में बना पहला स्कूल था। और इसकी स्थापना कब होती है? ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना होती है वो 1845 में होती है। नेक्स्ट है, मसूरी में बना पहला क्राइस्ट चर्च। मसूरी में जो पहला चर्च बना था, क्राइस्ट चर्च, वो किसने बनवाया था और कब बनवाया था? देखिए, ये बनवाया था कैप्टन रेनी टेलर ने। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो कैप्टन रेनी टेलर ने ये बनवाया था पहला क्राइस्ट चर्च मसूरी में। और कब बनवाया था? 1836 में। ध्यान रखिएगा, 1836 में कैप्टन रेनी टेलर ने मसूरी में पहला क्राइस्ट चर्च बनवाया था। नेक्स्ट है, मसूरी नगरपालिका परिषद। देखिए, मसूरी नगरपालिका जो है वो उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगरपालिकाओं में से एक है। इसका जो गठन हुआ था वो 1842 में हुआ था। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि ये उत्तराखंड की सबसे प्राचीन नगरपालिका है। ये चीज़ आप इसमें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मसूरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो लाल टिब्बा है। ये उस चोटी का नाम है लाल टिब्बा। ये मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि जो अगर आपसे पूछेगा कभी मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी गनहिल पहाड़ी। गनहिल पहाड़ी जो है, जिसको हम तोप टिब्बा के नाम से भी जानते हैं, तो गनहिल पहाड़ी या तोप टिब्बा आप कह सकते हैं। ये मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि पहली कौन सी है? लाल टिब्बा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से? अगर आप मसूरी जाते हो तो वहाँ पर क्या क्या ऐसी प्लेसेस है जिनको आप विजिट कर सकते हो? तो देखिए, सबसे फर्स्ट है जॉर्ज एवरेस्ट स्कूल। जॉर्ज एवरेस्ट स्कूल नहीं होगा यहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस होगा। तो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस ये कहाँ पर है? ये भी मसूरी में ही है। नेक्स्ट है हैप्पी वैली। हैप्पी वैली ये मसूरी में है।
ध्यान रखिएगा। फन वैली भी देहरादून में ही है, पर वो मसूरी में नहीं है। मसूरी में है हैप्पी वैली। लंढौर बाज़ार, लंढौर बाज़ार ये मार्केट्स है, एक बहुत फेमस मार्केट है, ये भी कहाँ पर है? मसूरी में है। एक कुलड़ी बाज़ार भी होता है, कुलड़ी बाज़ार, कुलड़ी बाज़ार, ये बाज़ार भी कहाँ पर है? मसूरी में स्थित है। कुलड़ी बाज़ार हो गया, लंढौर बाज़ार हो गया। और नेक्स्ट है जैसे ज्वाला जी का मंदिर है, ज्वाला जी का मंदिर कहाँ पर है? ये भी मसूरी में है, यानी कि देहरादून में एक तरीके से बोलेंगे। अच्छा, इससे एक चीज़ आप याद रखिएगा, ज्वाला जी मंदिर पूछेगा अगर आपसे तो आप देहरादून या फिर मसूरी आप बता सकते हैं, लेकिन ज्वालपा देवी का मंदिर पूछेगा तो पौड़ी में स्थित है। ये दोनों चीज़ें एक जैसे नाम वाली जो चीज़ें होती हैं, इनको आप साथ साथ याद रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। नेक्स्ट है केम्प्टी फॉल, ये तो काफ़ी फेमस है केम्प्टी फॉल। तो केम्प्टी फॉल कहाँ पर है? मसूरी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हार्डी और भट्टा जलप्रपात, ये दो जलप्रपात, ये दोनों भी कहाँ पर स्थित है? मसूरी में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा, हार्डी और भट्टा जलप्रपात। अब हम देखेंगे देहरादून में उपस्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकेडमी के बारे में, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी, जिसको हम शॉर्ट में लवासना बोल देते हैं, LBSNAA, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के बारे में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी, और वैसे भी ये इम्पोर्टेंट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में क्या क्या तथ्य आप याद रख सकते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट तो इसकी जो स्थिति है, यानी कि कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये देहरादून में है, ध्यान रखिएगा, देहरादून में स्थित है। और देहरादून में कहाँ पर? मसूरी में। देहरादून का जो मसूरी है, मसूरी में ही स्थित है ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी। और इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना, लवासना की जो स्थापना होती है वो कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना होती है। इससे जुड़े 2 सन आप और याद रखेंगे, एक तो है 1972 और एक 1973। इन दोनों सन को आप ज़रूर याद रखेंगे। क्या हुआ था इन सन में? देखिए 1972 में क्या होता है, इस एकेडमी के नाम में लाल बहादुर जो शास्त्री है वो नाम जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री नाम जोड़ा गया, लाल बहादुर शास्त्री नाम जोड़ा गया इसके नाम में। कब? 1972 में। और 1973 में इस एकेडमी के नाम में राष्ट्रीय जो शब्द है, राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। यानी कि पहले इसमें ये राष्ट्रीय शब्द नहीं था, नेशनल शब्द नहीं था। ये कब जोड़ा गया? 1973 में, यानी कि 1973 में। और पहले इसके नाम में लाल बहादुर शास्त्री नाम भी नहीं था, वो कब जोड़ा गया? 1972 में। अच्छा, ये जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी है, ये किस चीज़ के लिए जानी जाती है, यहाँ पर क्या होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें हमारे देश में जितने भी IAS होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो यहीं पर की जाती है। उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? लवासना में ही होती है। तो इतने फैक्ट्स आप लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी से याद रखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट उपनगर ऋषिकेश के बारे में। तो ऋषिकेश के बारे में क्या क्या याद रखना है आपको? सबसे पहले उपनाम, ऋषिकेश को हम किस किस उपनाम से जानते हैं? सबसे फर्स्ट है संत नगरी। संत नगरी किसे बोला जाता है? ऋषिकेश को ही बोला जाता है। यह नाम इसका कैसे पड़ा? क्योंकि ऋषिकेश वह जगह है जहाँ पर प्राचीन समय से ही काफ़ी महत्वपूर्ण ऋषियों ने तपस्या की है। ये काफ़ी ऋषियों की तपस्थली रहा है। खासकर एक रैभ्य नाम के ऋषि हुए हैं, रैभ्य ऋषि, रैभ्य ऋषि, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। और इन्हीं के नाम पर यहाँ इस क्षेत्र का नाम ऋषिकेश पड़ा था, जो बाद में जाकर के ऋषिकेश हो गया। तो ध्यान रखिएगा, संत नगरी किसका नाम है? ऋषिकेश का ही नाम है। बाकी इसे विश्व योग की राजधानी भी कहा जाता है। विश्व योग की राजधानी, आपको पता होगा जो योग जो दिवस मनाया जाता है 21 जून को, वो सबसे पहले यहीं ऋषिकेश में ही मनाया गया था। तो इसलिए विश्व योग की राजधानी किसे कहा जाता है? ऋषिकेश को कहा जाता है। यहीं से जो योगा है पूरे विश्व में फेमस हुआ है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ऋषिकेश का जो उपनाम है, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, वो है कुब्जा मृग।
ऋषिकेश का ही नाम है कुब्जा मृग। कुब्जा मृग इसको किसमें बोला गया है तो ध्यान रखिएगा, केदारखंड में, केदारखंड में ऋषिकेश का नाम कुब्जा मृग दिया गया है। आपको पता ही होगा स्कंद पुराण में उत्तराखंड को 2 रीजन में बांटा था। जो गढ़वाल रीजन था उसे केदारखंड बोला जाता है और जो कुमाऊं रीजन है उसे मानसखंड बोला जाता है। तो केदारखंड में कुब्जा मृग जो नाम है वो ऋषिकेश को कहा गया है। तो ये इसके उपनाम याद रखिएगा, संत नगरी, विश्वयोग की राजधानी, कुब्जा मृग। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा, ऋषिकेश और जो हरिद्वार है, ऋषिकेश और हरिद्वार को, ये दोनों को केंद्र सरकार ने भारत के पहले जुड़वा विरासत शहरों का जो है वो खिताब दिया था केंद्र सरकार ने। किन्हें दिया था? हरिद्वार और ऋषिकेश को। ध्यान रखिएगा, भारत के पहले थे ये जिन्हें जुड़वा शहरों का, जो जुड़वा विरासत शहर है, उनका खिताब दिया गया था। ये चीज़ आप इसके उपनाम से याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट दर्शनीय स्थल है ऋषिकेश के, वो कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनके मंदिर स्थित है। ध्यान रखिएगा, इनके मंदिर स्थित है। और ऋषिकेश का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो भरत मंदिर ही है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, ये पुल है एक छोटे से सस्पेंशन पुल आप बोल सकते हो इन्हें। तो राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी सेतु भी है, बजरंग सेतु भी बन रहा है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये ऋषिकेश में ही, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टूरिज़्म की दृष्टि से। अगर हम देखें, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जो आए दिन लोग घूमने के लिए आते रहते हैं। लक्ष्मण झूला जो है, इसके बारे में आप कुछ फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जैसे कि इसकी अगर लंबाई पूछेगा आपसे, तो ये टोटल जो पुल की लंबाई है वो 140 मीटर है। ध्यान रखिएगा, 140 मीटर लंबाई ये पुल है। और पहले ये जूट रोप ब्रिज था। ध्यान रखिएगा, पहले ये जूट रोप ब्रिज था, जूट से बना था, ये जूट से बना था पहले ये लक्ष्मण झूला। लेकिन 1924 में बाढ़ आ जाती है वहाँ पर, जिसकी वजह से ये जो है टूट जाता है। तो इसका रिनोवेशन जो होता है, पुनः निर्माण होता है, इसका पुनः जो निर्माण होता है वो कब किया जाता है? ध्यान रखिएगा, 1930 में इसका पुनः निर्माण किया जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्या, कि लक्ष्मण झूला जो है उसकी लंबाई कितनी है पूछी जा सकती है। 140 मीटर है। कब ये ध्वस्त हो गया था बाढ़ आने के कारण? तो 1924 में। पुनः निर्माण कब किया गया इसका? 1930 में। नेक्स्ट है बीटल्स आश्रम और 84 कुटिया, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटल्स आश्रम कहाँ पर है? ऋषिकेश में। और 84 कुटिया आश्रम भी एक तरीके से ये कहाँ पर है? दोनों ही ऋषिकेश में। इन दोनों की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो महर्षि महेश योगी जी ने जो इनकी स्थापना है वो की थी, 84 कुटिया और बीटल्स आश्रम की। नेक्स्ट, ऋषिकेश में ही इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है दवाई बनाने की जो फैक्ट्रीज थी वो कहाँ पर थी? ऋषिकेश में ही थी, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसकी स्थापना जो थी ऋषिकेश में कब हुई थी? इसकी स्थापना 1967 में ऋषिकेश में की जाती है। नेक्स्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे आप एम्स के नाम से जानते हो। तो ये कहाँ पर है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जो संस्थान है ऋषिकेश नहीं है। इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना कब होती है? एम्स की जो स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा, 2004 में होती है। एम्स की स्थापना कब होती है? 2004 में होती है। लेकिन ये कार्य करना शुरू कब से करता है? ये आप याद रखिएगा, ये कार्य करना जो प्रारंभ करता है फरवरी 2014 से ये कार्य करना प्रारंभ करता है एम्स। स्थापना इसकी 2004 में हुई, लेकिन जो ये कार्य करना शुरू करेगा वो 2014 से करेगा। तो इतनी बातें आप ऋषिकेश से याद रखेंगे। नेक्स्ट उपनगर है चकराता। तो चकराता के बारे में क्या क्या जान सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो ये चकराता है वो देहरादून की एक तहसील के रूप में है। और चकराता का फर्स्ट हम देखेंगे इसका उपनाम क्या क्या है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसका पहला उपनाम आप याद रखेंगे एक चक्रा।
ये आसानी से आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि नाम थोड़ा मिलता जुलता है। एक चक्रा, चक्राता, तो ये किसका उपनाम है? चक्राता का ही उपनाम है। दूसरा नाम इसका इंपॉर्टेंट है, पहाड़ों का राजा कहते हैं इसे, ध्यान रखिएगा, पहाड़ों का राजा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था पहाड़ों की रानी किसे बोलते हैं, मसूरी को। ये भी देहरादून में स्थित है। और पहाड़ों का राजा किसे बोलते हैं? चक्राता। ये भी देहरादून में ही स्थित है। तो पहाड़ों का राजा किसे बोलते हैं? चक्राता को। इसकी स्थापना के पीछे क्या कहानी है? इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, कर्नल ह्यूम नाम के व्यक्ति ने चक्राता जो शहर है, नगर है, इसे बसाया था। और पहले ये एक रेजिमेंट के रूप में था। नेक्स्ट है दर्शनीय स्थल। जो चक्राता में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है जिनको आप देखने जा सकते हैं? तो फेमस प्लेसेस कौन कौन सी हैं यहाँ पर? सबसे फर्स्ट है हथिनी कुंड। हथिनी कुंड कहाँ पर है? तो हथिनी कुंड एग्जाम में आएगा तो आप कहाँ बताएंगे? देहरादून में, यानी कि चक्राता में। इससे जुड़ी आप एक चीज़ और याद रखिएगा, इस नाम से, जो ये हथिनी कुंड आप नाम देख रहे हैं, अगर आपसे कभी पूछे हाथी पर्वत कहाँ पर है? हाथी पर्वत ध्यान रखिएगा चमोली में है। हाथी पर्वत कहाँ पर है? चमोली में। और हाथी गुफा पूछे आपसे, हाथी गुफा कहाँ पर है? तो वो पौड़ी में है, ध्यान रखिएगा, पौड़ी गढ़वाल में है। और हथिनी कुंड आपसे पूछे तो वो कहाँ पर है? देहरादून में, चक्राता में। तो ये तीनों एक जैसे नाम वाली है, इसलिए आप एक साथ इन्हें याद रखेंगे, हथिनी कुंड, हाथी पर्वत और हाथी गुफा। थानों का डांडा, देखिए जो डांडा शब्द होता है, उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में डांडा शब्द का जो मतलब होता है वो होता है पहाड़ी। तो थानों का डांडा या थाना का डांडा कहाँ पर स्थित है? चक्राता में स्थित है। ऐसे ही आपने सुना होगा शेर का डांडा कहाँ पर है? नैनीताल में स्थित है। द्रौपदी का डांडा, ये कहाँ पर स्थित है? द्रौपदी का डांडा ये उत्तरकाशी में स्थित है। ऐसे ही आपने कालों का डांडा सुना होगा, तो कालों का डांडा किसका प्राचीन नाम भी है? लैंसडाउन का। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। फिलहाल आप थानों का डांडा याद रखेंगे, ये कहाँ पर है? देहरादून में, चक्राता में स्थित है। बुधेर गुफाओं से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो बुधेर गुफा आप यहाँ की एक इंपॉर्टेंट गुफा है, तो इसे आप याद रख लेंगे। बुधेर गुफा कहाँ पर है? चक्राता में। चिंताहरण महादेव का मंदिर, ये मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा। चिंताहरण महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? चक्राता में। हनोल भी बहुत महत्वपूर्ण प्लेस है, खासकर जो जौनसारी जनजाति है उनका ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ध्यान रखिएगा। जो उत्तराखंड में जनजातीय समूह, जो जौनसारी जनजातीय समूह पाया जाता है, उनका जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है उसका नाम है हनोल। अगर आपसे पूछे हनोल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा, टोंस नदी के किनारे ये हनोल जो है वो स्थित है। जौनसारी जनजाति का पवित्र तीर्थ स्थल है, ध्यान रखिएगा हनोल, और टोंस नदी के किनारे स्थित है। कौन से देवता की पूजा की जाती है हनोल में, ये आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा, महासू देवता की पूजा की जाती है हनोल में, ध्यान रखिएगा, और ये शिव जी का ही रूप है। नेक्स्ट है बैराटगढ़ नाम की जगह कहाँ पर स्थित है? तो बैराटगढ़ ध्यान रखिएगा चक्राता में स्थित है, यानी कि देहरादून में। और बैराटगढ़ से जुड़ी आपको एक बात याद रखना कि महाभारत काल में एक राजा हुए थे जिनका नाम था विराट, उनकी राजधानी रहा था ये बैराटगढ़। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। क्वानू मेला भी कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है। कभी कभी डायरेक्ट जिला पूछ लेगा तो आप देहरादून बता दीजिएगा, और या फिर अगर अंदर की प्लेस पूछ ली तो चक्राता है, आप याद रखिएगा। क्वानू मेला कहाँ लगता है? चक्राता में, देहरादून में। एक और चीज़, ये कब लगता है तो ध्यान रखिएगा, दिवाली के अवसर पर ये मेला लगता है। दिवाली के अवसर पर जो ये मेला जो है चक्राता में लगता है। कौन सा? क्वानू मेला। तो इतनी जो बातें आप चक्राता से याद रखेंगे। लास्ट हम देखेंगे देहरादून के प्रशासनिक ढांचे को। तो देहरादून के प्रशासनिक ढांचे में क्या क्या हम देखेंगे? सबसे फर्स्ट है विधानसभा सीटें, तहसीलें, विकास खंड, जनघनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, इन सभी के बारे में हम प्रशासनिक ढांचे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है विधानसभा सीटें देहरादून में कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा सीटें कितनी है? 10 है। कौन कौन सी? उनके नाम आपको याद रखने हैं।
चक्राता, राजपुर, विकासनगर, देहरादून, धर्मपुर, मसूरी, रायपुर, सहसपुर, ऋषिकेश और डोईवाला, ये 10 जो है विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं, देहरादून की है। इसमें से आपको एक चीज़ याद रखना है, ये जो चक्राता वाली विधानसभा सीट है ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी कि एसटी के लिए आरक्षित सीट है। कौन सी? चक्राता। उत्तराखंड में 2 ही एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं, केवल 2, उनमें से एक जो है वो देहरादून में स्थित है जिसका नाम है चक्राता। दूसरी हम पढ़ेंगे उधम सिंह नगर में नानक मत्ता वाली। नेक्स्ट है ये वाला जो राजपुर है, जो राजपुर विधानसभा सीट है ये ध्यान रखेगा देहरादून की एससी के लिए आरक्षित सीट है, एससी के लिए आरक्षित। तो देहरादून में 10 विधानसभा सीटों में से एक एससी के लिए आरक्षित है जिसका नाम है राजपुर, और दूसरी एसटी के लिए है एक चक्राता वाली। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है तहसीलें। तो देहरादून में जो तहसील है कुल 7 है। कौन कौन सी? कालसी, त्यूनी, चक्राता, ऋषिकेश, देहरादून, विकासनगर, डोईवाला, ये देहरादून की 7 तहसील है। तहसीलों से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि पूछ लेगा वो कि त्यूनी तहसील जो है निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है, तो किस में? देहरादून से संबंधित है। इसी तरीके से आप इन सबको याद रख लेंगे। नेक्स्ट है विकासखंड। ब्लॉक कितने हैं देहरादून में? 6 ब्लॉक हैं। कौन कौन से? रायपुर, चक्राता, डोईवाला, कालसी, सहसपुर और विकासनगर, ये 6 ब्लॉक है, 6 विकासखंड है देहरादून के। नेक्स्ट है जनघनत्व। तो जनघनत्व देहरादून का कितना है? ध्यान रखिएगा 549 है, 549 इसका जनघनत्व है। और इससे एक चीज़ याद रखिएगा, ये उत्तराखंड का तीसरा यानी कि 3rd नंबर पर तीसरा सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला, सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला है, ध्यान रखिएगा। तो उत्तराखंड का तीसरा सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? देहरादून। कितना है? 549। जबकि अगर आपसे पहला पूछ ले तो पहला कौन है? पहला है हरिद्वार और दूसरा है उधम सिंह नगर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 3rd नंबर पे आ जाता है, जनघनत्व के दृष्टि से बोल रहा हूँ मैं, ये देहरादून 3रे नंबर पे। नेक्स्ट है लिंगानुपात। लिंगानुपात जो है इसका 902 है देहरादून का। और इससे भी आप ये याद रखेंगे कि ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? देहरादून, जिसका लिंगानुपात है 902। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का? वो है हरिद्वार, ध्यान रखिएगा। साक्षरता, साक्षरता ध्यान रखिएगा। साक्षरता जो है इसकी देहरादून की साक्षरता है 84.25%। और साक्षरता की दृष्टि से जो उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है वो देहरादून ही है। तो इसकी साक्षरता आप याद रख लेंगे 84.25। तो इतना आप देहरादून के प्रशासनिक ढांचे से याद रखेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो भी उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टडी विद रमन के साथ। धन्यवाद।